मैं जानती थी आज मैं जो करने जा रही हूँ वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है, लेकिन अपने हालात के हाथों मैं मजबूर हो गई थी। मुझे कुछ भी करके ये कदम उठाना ही था, वरना मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी और आज जिस अंदाज में उन्होंने मुझसे कहा, मैं चुप हो गई थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला था। आज जब उन पर एहसान उतारने का वक्त आया तो मैंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर तेजी से सांसें ले रही थी। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेरे हाथ पैर भी हल्के हल्के कांप रहे थे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि जिससे सब कुछ बदल जाए, मेरी ज़िंदगी बदल जाए, जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो ख़त्म हो जाए। लेकिन आपकी प्रार्थनाएं कभी कभी भगवान तक पहुंच तो जाती हैं, मगर स्वीकार होने में वक्त लग जाता है। जैसे ही गौरव की गाड़ी हमारे पोर्च में रुकी, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। मेरा दम निकलने के करीब आ गया था। मैं खिड़की के साथ बैठती चली गई। मैं घुटी घुटी आवाज़ में रो रही थी। जो अब तक मैं खुद को संभाले हुए थी, गौरव को देखते ही टूट कर बिखर चुकी थी। काश गौरव तुम मेरे सामने ना आते, तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाते, तो इसी दुख और गम के सहारे ज़िंदगी बिता लेती कि तुम मेरे साथ बेवफाई कर चुके हो। लेकिन अब कैसे इस दिल को समझाऊं? तुमने तो बस मुझसे मोहब्बत की है, बेवफाई तो मैं तुमसे कर रही हूँ। तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे का दामन थाम रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना गौरव, शायद मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। आंसू बेआवाज़ मेरी आंखों से बह रहे थे। भगवान की तरफ से होने वाले चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि हकीकत में चमत्कार नहीं होते। ये तो फिल्मों या फिर कहानियों में होता है कि पलक झपकते ही चमत्कार हो जाते हैं और सब कुछ वैसा होता है जैसा हम चाहते हैं। मुझे पता था कि कुछ ही पलों में मेरी माँ आएंगी और मुझे नीचे आने के लिए कहेंगी, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद ही मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई और मुझे देखते हुए सख्ती से बोली, नीचे चलो और जो कहा है तुम्हें वही करना पड़ेगा। याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं तड़प कर बोली, माँ मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं कैसे उस इंसान के साथ खुश रहूंगी जबकि मैं तो गौरव से प्यार करती हूँ। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ गौरव का नाम था। मैंने माँ से कहा, आप मेरी परेशानी समझने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया, जिसका साफ मतलब था कि उन्हें मेरी बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं लगता। माँ के कहने पर मैंने अपने कदम नीचे बढ़ाए। सामने ही गौरव खड़ा था, मेरा इंतजार कर रहा था और मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं अभी गिरकर बेहोश हो जाऊंगी। मैंने एक आस भरी नज़रों से अपनी माँ को देखा था, मगर वो मुझसे मुंह फेर चुकी थीं, जिसका साफ मतलब था कि अगर आज मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो सचमुच मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लेंगी। जैसे ही मैं नीचे आई, गौरव तड़प कर मेरे पास आने लगा। यकीनन वो मुझे गले लगाना चाहता था, मुझसे सवाल करना चाहता था। मैंने अपने आप में हिम्मत जुटाई और कठोर आवाज़ में कहा, वहीं रुक जाओ और ये बात समझ लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। गौरव, शादी ऐसे ही नहीं करी जाती। शादी उसी से की जाती है जिसके लिए हमारे दिल में प्यार होता है, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यही सुनना चाहते थे ना तुम? कह दिया, अब जाओ और वो रहा दरवाज़ा, तुम जा सकते हो। मैं कठोरता की हद तक पहुंच चुकी थी, जबकि गौरव मुझे नमी भरी आंखों से देख रहा था। शायद उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। जब मेरी माँ ने गौरव से कहा होगा कि पीहू तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वो तुमसे प्यार नहीं करती, तो गौरव ने इस बात पर विश्वास नहीं किया होगा। उसने मेरी माँ से कहा था कि मैं खुद पीहू से बात करूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, हम दोनों एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करते हैं। और माँ ने कह दिया कि तुम पीहू से बात कर सकते हो, और मैंने माँ के दबाव में आने पर अपनी मोहब्बत को सिरे से नकार दिया था। उसने मुझे देखते हुए भारी आवाज़ में कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे बिना रहना तुम्हारे लिए सज़ा है। ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ सकती हो? मैंने फिर से खुद को काबू करते हुए कहा, जब औरत को पता चल जाता है कि अगर उसकी शादी किसी अमीर फैमिली में हो जाए और वो करोड़ों में खेले, तो वो किसी गरीब इंसान से शादी नहीं कर सकती। गौरव मेरी बात सुनकर बिल्कुल टूट गया था। उसने मेरी तरफ देखा और चंद शब्द कहकर अपने कदम पीछे खींच लिए। कहने लगा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है पीहू, लेकिन याद रखना, तुम्हें कभी भी मुझ जैसा प्यार करने वाला हमसफ़र नहीं मिलेगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारा घर आबाद करे
और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कभी मेरी याद न आए। वो ये कहकर हमारे घर से चला गया और उसके जाते ही मैं पूरी तरह से ज़मीन पर गिर पड़ी थी। कब के रुके हुए मेरे आंसू बहने लगे थे। मेरी माँ मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, पीहू, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। देखना, भगवान तुम्हें खुश रखेगा। जो बच्चे अपने माँ बाप का मान रखते हैं वे हमेशा खुश और आबाद रहते हैं। मेरी माँ मुस्कुराते हुए कहकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मुझे अपना आप ख़त्म होता महसूस हुआ था। मेरी माँ के लालच ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। मैं मानती हूँ कि गौरव ज़्यादा कमाता नहीं था, लेकिन वो मुझे खुश रख सकता था। इस बात का मुझे पूरा अंदाज़ा था, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे और ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन मेरी माँ ने अपने लालच के कारण मेरी शादी एक 40 साल के आदमी से तय कर दी थी, जिसने पहले से ही 2 शादियाँ कर रखी थीं और उसकी पहले की दोनों बीवियाँ मर चुकी थीं। मेरा हाल बहुत बुरा था। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। काफ़ी देर तक मैं बिल्कुल बेजान हालत में लॉन्ज में पड़ी रही। थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत तो कुछ संभली तो मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे में आने के बाद मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। क्या मैं गौरव के बिना जी पाऊंगी या गौरव मेरे बिना जी पाएगा? मुझे पता था मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे और उन सब पर मेरी माँ की बातें हावी हो चुकी थीं कि जब औरत के हाथ में पैसा आता है ना, तो वो सब कुछ भुला देती है। मैंने भी अपने दिल को समझा लिया था कि चलो कोई बात नहीं, प्यार न सही, कम से कम अमीर पति तो नसीब में होगा। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और मेरी शादी के दिन बिल्कुल करीब आ चुके थे, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी चैन महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही बहुत कुछ बुरा होने वाला है। मेरी शादी जिस इंसान से हो रही थी वो बहुत दबंग और रौबदार पर्सनालिटी का मालिक था। मैंने उसे सिर्फ तस्वीरों में देखा था और उसे देखकर ही मेरे शरीर का एक एक अंग कांप उठा था। मैंने कई बार माँ से बातों ही बातों में अपनी चिंता जाहिर की थी। मुझे ये ख्याल आता था कि आखिर उसकी दोनों पत्नियां कैसे मरी थीं। क्या हुआ था कि दोनों ही पत्नियां चल बसीं, लेकिन मैं इस ख्याल को कभी अपनी ज़बान पर नहीं लाई थी। वक्त का काम है गुजरना और वो गुजरता चला गया। मेरी बारात का दिन भी आ गया था। उन लोगों ने साफ कह दिया था कि हम शादी सादगी से करेंगे, जबकि ये मेरी पहली शादी थी। मेरी उम्र भी सिर्फ 18 साल थी। हर लड़की अपनी शादी को लेकर कई सपने सजाती है और इसी तरह मैंने भी कई सपने देखे थे, लेकिन जिस तरह और जिस हालात में मेरी शादी हो रही थी, मुझे अपना आप बहुत बेमोल लग रहा था। घर में ही सारी तैयारियां की गई थीं। उन लोगों ने कोई वादा तो नहीं किया था, बस ये कहकर बात ख़त्म कर दी थी कि हम अपनी तरफ से रिसेप्शन की एक छोटी सी रस्म कर लेंगे। मगर मुझे तो लग रहा था ये लोग कोई भी रस्म नहीं करेंगे। मैं आईने के सामने खड़ी अपनी खूबसूरती को निहार रही थी। लाल सुर्ख लहंगे में सजी मैं आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी, लेकिन मेरे खवासों पर सिर्फ और सिर्फ गौरव का ख्याल छाया हुआ था। उस इंसान से मैंने सिर्फ प्यार ही नहीं किया था, बल्कि उसे अपना सब कुछ मान बैठी थी। आज मैं उससे पूरी तरह अलग होने वाली थी। ये ख्याल ही मेरी रूह को झंझोड़ने के लिए काफ़ी था। कितने संयम से मैंने उसकी आंखों में आंसू छिपाते हुए माँ की बातें दोहराई थीं, ये मैं और मेरा भगवान ही जानता था। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि अचानक घर में शोर मच गया कि बारात आ गई। तुरंत ही कमरे में मेरी एक कजिन आई और मेरे मुंह पर घूंघट डालते हुए बोली, वाह बहन, कहाँ से इतना हसीन आदमी चुरा लिया, हमें भी बता देती, हम भी कोई ऐसा देख लेते। ये कहकर वो हंसते हुए कमरे से चली गई। क्या मेरा पति सच में बहुत खूबसूरत था? ये सोचते ही मुझे हीन भावना सी होने लगी थी। हालांकि मुझे भी भगवान ने सुंदर बनाया था, लेकिन उसकी बातों से मुझे लगने लगा था कि वो बहुत हसीन है, लेकिन उम्र में मुझसे कई साल बड़ा था। थोड़ी देर बाद ही पंडित जी का बुलावा आ गया था कि मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, दूल्हा दुल्हन को मंडप में लाकर बिठाओ। मेरी कुछ सहेलियों ने और कुछ कजिन्स ने मुझे अपने साथ ले जाकर मंडप में बिठा दिया था। मैंने सिर्फ एक नज़र अपने होने वाले पति को देखा था और जिसे देखते ही मैं कांप कर रह गई थी। ऐसी रौबदार पर्सनालिटी कि सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए। पंडित जी धीरे धीरे शादी के मंत्र पढ़ने लगे थे। कुछ ही देर में मैं विकास के नाम अपनी पूरी जिंदगी कर चुकी थी। शादी संपन्न हो चुकी थी। शादी के बाद माँ और पापा खाना लगाना चाहते थे, लेकिन मेरे पति ने तुरंत ही खड़े होकर आदेश सुना दिया कि हमें अभी के अभी घर वापस जाना है, लड़की की रुखसती कर दीजिए। मेरे पापा उसे विनती करने लगे कि बेटा, बारातियों को खाना तो खाने दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और माँ की तरफ देखते हुए दो टूक शब्दों में कहा
कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आऊँगा और सिर्फ 7 फेरे करके लड़की को ले जाऊँगा। मुझे कोई भी रस्म नहीं करनी है। उनकी आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। ये कैसा दूल्हा था जो अपनी शादी के दिन ही सारे फैसले खुद कर रहा था। माँ और पापा दोनों की आवाज़ें भी कमरे तक आ रही थीं, मगर वो इंसान अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकता। मुझे लड़की दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। मेरी एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग है जिसे मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। ये बातें सुनकर मुझे अफसोस हो रहा था। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं थी जो ये इंसान मुझे इस तरह सबके सामने बेइज्जत कर रहा था। मेरी माँ उसे समझाकर मेरे कमरे में आई और जल्दबाजी में मेरे सिर पर एक चादर डालने लगी। अचानक ही मुझे शक हुआ। मैंने माँ की ओर देखा और सख्त आवाज़ में कहा, माँ, आपने इस आदमी से इस रिश्ते के लिए कुछ पैसे लिए हैं। एक पल के लिए मेरी माँ के हाथ पैर कांप गए थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, जो ये बताने के लिए काफ़ी था कि मेरा शक बिल्कुल सही था। वो मुझसे नज़रें चुराकर बात घुमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने भी उस समय चुप रहने में ही भलाई समझी। खैर, माँ बाप की छत्र छाया में मैं अपने घर से विदा हो गई थी। उस शख्स ने मेरा हाथ मजबूती से थामे रखा था। घर के बाहर खड़ी उसकी गाड़ियाँ ये बताने के लिए काफ़ी थीं कि वो सचमुच बहुत अमीर व्यक्ति है। उसने मुझे अपनी कार में अपने साथ बिठा लिया था। सच कहूँ तो पहली बार मुझे अपने आप पर अमीरी होने का एहसास हो रहा था। एक पल के लिए मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने गौरव का चेहरा आ गया। उसकी रोती हुई आंखें, उसके प्यार का इजहार। एक ही पल में न जाने मुझे कितनी बातें याद आ गईं। मैंने एक ठंडी सांस ली और हवा के हवाले छोड़ दी और अपने आप को एक नए इम्तिहान के लिए तैयार कर लिया। लंबी दूरी के बाद अचानक एक झटके से कार पोर्च में रुकी। वो बिना मेरी तरफ देखे गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चला गया, जबकि मैं नम आंखों से विकास की पीठ देखती रह गई। क्या इस इंसान को इतना भी एहसास नहीं था कि मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं? मगर इस शख्स ने मेरे सारे ख्वाब अपने पैरों तले रौंद दिए थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को संभालने की कोशिश की। भला मैं किस इंसान से उम्मीद लगाए बैठी थी जो पहले ही 2 शादियां कर चुका था? उसके दिल में भला कौन से अरमान होंगे? ये सोचकर मैंने खुद को समझा लिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खुद ही बाहर आई। सामने का घर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो घर नहीं बल्कि एक महल जैसा था। मैंने ऐसा घर सिर्फ फिल्मों या ड्रामों में देखा था, लेकिन आज हकीकत में देखकर मेरी आंखें बड़ी हो गई थीं। मैं अपना बड़ा सा घेरदार लहंगा संभाल कर उस घर में दाखिल हुई थी और अंदर की खूबसूरती देखकर मैं और भी दंग रह गई थी। सच में वो घर बेहद हसीन था। मैं दिल ही दिल मुस्कुरा उठी, क्योंकि आज से मैं इस घर की मालकिन थी। यह एहसास मुझे अब खुशी देने लगा था। एक नौकरानी मेरे पास आई और मुझे थाम कर मेरे पति के कमरे तक ले गई। उसने मुझे पारंपरिक दुल्हन की तरह एक मच्छरदानी के पास बिठाया और चली गई। मैंने कमरे में एक नज़र घुमाई, लेकिन वहाँ गुलाब की एक पत्ती तक नहीं थी। मुझे अचानक ही हीन भावना होने लगी। भले ही मैं उस शख्स की तीसरी बीवी थी, लेकिन मेरी ये पहली शादी थी। मैंने कई सपने सजाए थे, मगर ऐसा लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी के सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। मैं काफ़ी देर तक अपने पति का इंतज़ार करती रही। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे मेरी टांगें दुखने लगी थीं, तो मैंने खुद को सीधा करके बिठाया। मुझे कमरे में आए हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे, लेकिन मेरे पति का नामो निशान तक नहीं था। मैंने घूंघट उठाकर एक तरफ रख दिया। मेरी आंखों में अब आंसू भर आए थे। मेरी शादी से पहले गौरव अक्सर मुझसे मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता था, मैं अपनी बीवी को कभी इंतजार नहीं कराऊंगा। जब वो मुझे याद करेगी मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा और शादी के दिन तो हर वक्त उसके साथ रहूंगा। और यहाँ ये शख्स मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। वो ऐसा क्यों था मुझे नहीं पता। मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि उसकी बीवियों को आखिर हुआ क्या था। मेरी माँ ने तो एक बार भी ये सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई थी कि उसकी दोनों बीवियाँ क्यों चल बसीं। बस उसकी दौलत देखकर प्रभावित हो गई और मुझे उससे बांध दिया। धीरे धीरे रात गुजरती जा रही थी, लेकिन ना तो उस शख्स को आना था और ना ही वो आया। आखिरकार मैं थक हार कर बाथरूम में चली गई, अपना शादी का लहंगा बदल कर बाहर आई और सीधे बिस्तर पर लेट गई। सारे दिन की थकान थी, इसलिए मुझे पल भर में ही नींद आ गई थी। सुबह के वक्त मेरी आँख खुली तो देखा कि कमरे में अब भी कोई नहीं था, यानी वो शख्स रात भर कमरे में आया ही नहीं था। मैंने अफसोस से सिर हिलाया। मुझे समझ आ गया था कि अब मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजरेगी। इज्जत, शोहरत और दौलत तो मुझे मिल गई थी, लेकिन पति का प्यार नहीं मिला। वक्त गुजरता रहा, लेकिन न मेरे पति को आना था और न वो आए। थक हार कर मैं ही कमरे से बाहर आई। सारे नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे।
मैं सीधे रसोई घर में चली गई ताकि कुछ नाश्ता कर सकूं। मगर रसोई में दाखिल होने से पहले जो बातें मैंने नौकरों की सुनी थीं, उन बातों को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि मेरा पति कोई इंसान नहीं बल्कि वो तो एक दरिंदा। मेरा नाम पीहू है, मेरी उम्र 18 साल है। जब मैं 10 साल की थी तभी मेरी दोस्ती गौरव से हुई थी। वो हमारे मोहल्ले में नया नया आया था और तभी मेरा दोस्त बन गया था, और कब हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती चली गई पता ही नहीं चला। जब मैं बड़ी हुई उसके बाद वो शख्स मेरी रूह में बस चुका था। लेकिन अचानक एक दिन मेरी माँ घर आई। उनके हाथ में एक थैला था जिसमें शायद कुछ पैसे थे। मुझे देखते हुए बोली, पीहू चल जल्दी से तैयार हो जा, आज कुछ लोग तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखते हुए बोली, मम्मी आपका क्या मतलब है? वो साफ कहकर चली गई, तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रिश्ता आया है और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। बस वो लोग तुम्हें देखने के लिए आना चाहते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मैं हमेशा से ही अपनी माँ से डरती आई थी, इसलिए उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मम्मी के हुक्म के आगे मैंने चुपचाप सर झुका लिया। फिर मम्मी के कहने पर मैंने गौरव से बात की, जिससे कि वो हमारे घर एक पल के लिए भी नहीं रुका था बल्कि मुझे दुआएं देकर चला गया था। उसके बाद उन्होंने मेरी शादी विकास से कर दी। मैंने नौकरानियों की जो बातें सुनी उन्हें सुनकर मुझे अपना वजूद ख़त्म होता महसूस हो रहा था, क्योंकि वे कह रही थीं कि मालिक ने पहले अपनी दोनों बीवियों को मार दिया और अब लगता है ये कम उम्र की दुल्हन भी जल्दी ही मारी जाएगी और फिर कोई और आएगी। इस तरह ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। ये बातें सुनकर मेरे कदम जकड़ गए थे। मुझे कुछ कहने और सुनने की शक्ति नहीं रही थी। जब उन दोनों को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो घबरा गई और बोली, मालकिन आप कब आई? आइए बैठिए, आपके लिए नाश्ता लगा दूं। मैंने तुरंत कहा, आप दोनों अभी क्या बातें कर रही थी? मुझे सब कुछ सच सच बताइए। आखिर हकीकत क्या है? विकास ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं और उनकी दोनों बीवियों का देहांत कैसे हुआ और कब हुआ? उन दोनों ने मेरे सवालों पर घबराकर बहाने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन अब मैं तंग आ चुकी थी। मैंने गुस्से में उन्हें धमकी दी कि अगर तुम दोनों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो याद रखना मैं झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम दोनों को इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। इसीलिए तुम्हारे लिए इसी में भलाई है कि मेरे सामने सारी सच्चाई खोल कर रख दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर जो बातें उन्होंने मुझे बताई उन्हें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उन दोनों औरतों ने बताया कि पहली बीवी तो शादी की पहली रात ही मर गई थी और दूसरी शादी के 1 हफ्ते बाद ही भगवान की मर्जी से उसका देहांत हो गया था। हम नहीं जानते उन्हें क्या हुआ था। कुछ पल की खुशियाँ आईं और फिर ये महल मातम में डूब गया था। ये सब सुनकर मेरा वजूद कांप उठा। यहाँ ऐसा क्या होता है कि वो दोनों औरतें इतनी जल्दी मर गई थीं? क्या मैं भी इसी तरह दुनिया से चली जाऊंगी? ये सोचते ही मैं डर से कांप उठी थी। अभी मैं कुछ कहती या सुनती उससे पहले ही मेरे पति घर में दाखिल हुए और मुझे नौकरानियों के पास खड़ा देखकर गुस्से में बोले, तुम किसकी इजाज़त से बाहर आई हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? उनका लहजा बेहद सर्द था। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। भला कोई अपनी नई नवेली दुल्हन से इस तरह बात करता है? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं नीचे आ गई। लेकिन अचानक ही वो मेरे करीब आए और मेरा बाजू अपनी मजबूत पकड़ में लेकर घसीटते हुए ऊपर ले गए। मैं उनसे दूर हटना चाहती थी। उनका साथ मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। चाहकर भी मैं उनकी पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाई। कमरे में आते ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और मुझे देखते हुए गुस्से में बोले, मेरी इजाज़त के बिना अगर तुमने दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी माँ से मेरा यही समझौता हुआ है कि उनकी बेटी मेरे हर हुक्म का पालन करेगी, इसलिए चुपचाप यहीं रहो, ज़्यादा मालकिन बनने की ज़रूरत नहीं है। उनका लहजा बेहद सर्द था और मैं अपनी जगह पर काँप रही थी। उन्होंने तुरंत ही नीचे फ़ोन किया और नाश्ता ऊपर लाने का हुक्म दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे पता था मेरे बाजू पर निशान पड़ गए होंगे। मुझे अब यहाँ ख़तरा महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने पहले मम्मी को खबर देने के बारे में सोचा, लेकिन फिर ये सोचकर अपना इरादा बदल लिया कि इस रिश्ते में उनकी ही तो सहमति ज़्यादा थी। इसीलिए मैंने गौरव का नंबर मिलाया और उसे अपने हालात के बारे में बताने लगी। लेकिन इस वक्त तो बोझ बहुत ज़्यादा अपसेट था और मुझसे नाराज़ भी था। उसने ये कहकर फ़ोन काट दिया कि अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वक्त गुजर रहा था और मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन मेरे पति मेरे करीब एक बार भी नहीं आए थे।
वो घर में बहुत कम रहते थे। मेरे कामों की जिम्मेदारी नौकरों पर थी। मैं अपने कमरे में ही बंद रहती थी। ज़्यादा से ज़्यादा बालकनी में जाकर बगीचे का नज़ारा कर लिया करती। लेकिन अब मैं बोर हो गई थी। कमरे में रहते रहते मेरा दम घुटने लगा था। थक हार कर मैं कमरे से बाहर आई कि तभी एक कमरे से किसी लड़की की दबी दबी आवाज़ें सुनाई दी। अचानक मैं बेचैन हो गई। नजरें घुमाकर देखा तो एक कमरे में ताला लगा हुआ था, लेकिन संयोगवश उसकी खिड़की खुली हुई थी। मैं कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ी। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। अगर मेरे पति ने मुझे ये सब करते हुए देख लिया होता तो मेरी मौत तय थी। लेकिन जिज्ञासा के कारण मैंने अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे। जैसे ही मैं खिड़की के पास पहुंची, अंदर का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी। जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था वो मुझे जीने नहीं दे रहा था। मेरा पति सच में इंसान नहीं था, वो तो वाकई एक दरिंदा था। मेरे मुंह से डर के मारे चीख निकल गई और उसी पल मेरे पति, जो उस लड़की के साथ सब कुछ कर रहे थे, उन्होंने पलटकर मुझे खून भरी निगाहों से देखा। मैं भागकर अपने कमरे में आई और घबराकर सबसे पहले गौरव का नंबर मिलाया। रोते हुए मैंने कहा, गौरव, कुछ भी करके मुझे बचा लो, नहीं तो ये जालिम आदमी आज मुझे मार देगा। ये इंसान नहीं, ये तो। मैं आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही मेरे पति कमरे में आ गए थे। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे मेरा मोबाइल छीनकर दीवार में दे मारा। मेरे बाल खींचते हुए बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी जासूसी करो, और ये फ़ोन किसे लगाया था तुमने? ये कहते ही उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हारी मासूम शक्ल देखकर मुझे तुम पर दया आ गई थी और मैंने अपना इरादा बदल लिया था। लेकिन तुम लड़कियां इस काबिल नहीं होती कि तुम्हें आराम से रहने दिया जाए। अब तुम भी मेरा शिकार बनोगी, तुमसे भी मैं पैसा कमाऊंगा। ये कहते ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर फेंक दिया और बड़े बड़े कदम भरते हुए वहाँ से चले गए। मेरे पति उस कमरे में कुछ और आदमियों के साथ मिलकर उस लड़की का ऑपरेशन कर रहे थे और उसके शरीर के अंग। तो मेरे पति का ये बिजनेस था। वो ह्यूमन बॉडी पार्ट से पैसा कमाकर अमीर हुए थे। ये दृश्य मेरी रूह कांप उठी थी। यानी उन्होंने अपनी दोनों बीवियों के साथ भी यही किया था। मुझे समझ आ गया था कि अब मेरा बचना भी नामुमकिन है। लेकिन मैं अपने भगवान से रो रो कर प्रार्थनाएं कर रही थी कि मेरी सुरक्षा करना। मुझे इस तरह से नहीं मरना, मैं जीना चाहती हूँ, इस नर्क से निकलना चाहती हूँ। और कहते हैं कि जब आप दिल से भगवान से कुछ मांगते हो तो वो आपको ज़रूर देता है। मैंने कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाया था। उनकी खातिर मैंने अपनी मोहब्बत तक को कुर्बान कर दिया था और मुझे यकीन था मेरा भगवान मेरी मदद के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजेगा। और आखिरी पल में मेरा गौरव मेरे काम आ गया था। गौरव चाहता तो मेरी मदद के लिए कभी नहीं आता। वो अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे ले सकता था, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत निभाई और मेरा साथ दिया। वो अकेला नहीं आया था, बल्कि समझदारी दिखाई थी उसने और पुलिस लेकर आया था। जैसे ही इस घर पर पुलिस का छापा पड़ा, उस लड़की को भी बचा लिया गया था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। ऑपरेशन आधा अधूरा हो चुका था और मैं वहां पहुंच गई थी। मेरे पति मेरे लिए भी कुछ डॉक्टरों का इंतजाम कर रहे थे ताकि रात ही रात में मेरा ऑपरेशन करके मुझे मार दिया जाए और मेरे भी अंग। लेकिन वक्त पर मेरी समझदारी ने मुझे बचा लिया था। पुलिस ने मेरे पति और उनके साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। मुझे छुड़ाकर मेरी मम्मी के घर मुझे छोड़ दिया गया था। मेरी मम्मी मुझे देखकर हैरान थी और जब पुलिस ने उन्हें विकास के सारे काले कारनामे बताए तो मम्मी रोते रोते बेहोश हो गई थी। मैं उनकी इकलौती औलाद थी और उन्होंने मुझे किस अजाब में डाल दिया था, ये सोच कर ही उनके लिए जानलेवा थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मैंने गौरव की मदद से विकास से तलाक ले ली थी। गौरव का रिश्ता फिर से मेरे लिए आया। मम्मी से कुछ कहने से पहले ही मैंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी और इस बार मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। गौरव ने अपने सारे वादे पूरे किए थे। उसने वाकई एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा था, हर पल मेरे साथ रहा। आज मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं और मैं गौरव के साथ एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। विकास से हुई शादी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। जो भी इंसान लालच के हाथों मजबूर होकर किसी से फ़ायदा उठाना चाहता है वो हमेशा मुँह के बल गिरता है। मेरी माँ और हम सबके साथ ऐसा ही हुआ था। लेकिन आज मैं अपने भगवान का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरा वफादार निकला और मुझे अपना लिया, वरना मैं भी उस आदमी की वजह से अब तक भगवान को प्यारी हो चुकी होती और वो शख्स कभी पकड़ा नहीं जाता। वो और भी लड़कियों की ज़िंदगियाँ यूं ही बर्बाद करता रहता। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना।
रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।